मेरी अपाहिज बेटी पैदा हुई तो पति परेशान हो गया। पति के दोस्त ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर मेरी बहन से शादी कर लो और इस लंगड़ी औलाद से जान छुड़वा लो। पति ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैं अपनी अपाहिज बेटी को उठाकर बाहर निकली तो पति की दूसरी पत्नी ने मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हम माँ बेटी की किस्मत भी बड़ी अजीब थी। जब मैं 2 साल की थी तब पिताजी ने माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। माँ मुझे लेकर भाइयों के घर आ गई। नानी इस दुनिया से जा चुकी थी, इसीलिए अब माँ और मुझे भाभीयों के रहमो करम पर जीना था। माँ को तलाकशुदा होने का ताना देती। मेरे दादके के गांव में से मेरी मम्मी की एक सहेली थी। उनके अलावा हमारा किसी के साथ संपर्क नहीं था। यहाँ तक कि कभी मेरे बाप ने भी मेरा हाल तक ना पूछा था। तलाक तो उन्होंने माँ को दिया था, मेरा तो कोई कसूर ना था। मैं तो उनकी बेटी थी। बस मेरी आंटी अक्सर मुझे मिलने आ जाती थी। आंटी की मेरी माँ से बहुत बनती थी। उन्होंने कभी भी माँ को एक बहन से कम दर्जा नहीं दिया था। आंटी के 2 बेटे थे। शादी के इतने साल बाद भी उनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी ही रही। वो अक्सर मुझसे प्यार करते हुए कहती थी कि भगवान मुझे भी तुम्हारे जैसी बेटी दे। तो माँ अक्सर कहा करती, दीदी बेटियां तो दे मगर किसी बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो, जिसे उसका बाप देखना भी गवारा नहीं करता। जब से मैं यहाँ आई हूँ एक बार भी उस इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। माँ बेबसी से आंसू बहाने लगी। दीदी मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ इसे। मैं तो खुद अपने भाइयों और भाभीयों पर बोझ बनी हुई हूँ, और फिर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिल गया वह तभी मेरी शादी कर देंगे। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मेरे बाद सोनिया का क्या होगा, कौन रखेगा इसे। मेरी भाभीयों को तो पहले ही हम दोनों से वैर है। आंटी माँ को दिलासे देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तो खुद चाह रही थी कि इस बारे में तुमसे बात करूं। यह तो तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की ख्वाहिश थी। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं सिवाय बेटी के। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनिया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर माँ की तो जैसे आधी परेशानी खत्म हो गई। माँ बोली, दीदी आने वाले वक्त में ना जाने हालात कैसे हो, और फिर किसी की औलाद को कोई थोड़ा पालता है। आजकल तो सखा बाप अपनी बेटी से अनजान हो चुका है। अगर आप सोनिया को अपने साथ ले जाएंगी तो मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। आंटी मेरी माँ को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं सोनिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जमाने की सर्द गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचाकर रखूंगी। आखिर को यह मेरी भी तो बेटी है। यूं आंटी मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, सोनिया क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। वह मासूमियत से माँ की तरफ देखते हुए बोली, आंटी क्या माँ भी मेरे साथ चलेंगी। तो आंटी खामोश हो गई। माँ मेरे पास बैठते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम कुछ दिन अपनी आंटी के साथ रहोगी। वहाँ घूमना फिरना, तुम्हारी आंटी तुम्हें खूब ऐश करवाएगी, और फिर वहाँ तुम्हारे अंकल भी तो होंगे। मैं बोली, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आंटी मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, सोनिया मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें खूब अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मामियों को तुम एक आंख नहीं बाती। तुम्हारी माँ का यहाँ पर रहना मजबूरी है। यूं आंटी मेरी मर्जी के बगैर मुझे अपने साथ ले आई। मैं पल पल माँ की जुदाई में तड़पती रही। इसमें कोई शक नहीं था, आंटी मुझे बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती, लेकिन फिर भी मुझे माँ की बहुत याद आती। एक तरफ आंटी तो मुझे बहुत प्यार देती, लेकिन दूसरी तरफ अंकल मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला कि आंटी मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वह आंटी पर चिल्लाने लगे, इसे क्यों यहाँ लेकर आई हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या किया है। आंटी बोली, जी बस करें आप, यह तो आप भी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से ही किसी और को पसंद करता था,
और उसी की वजह से सोनिया की माँ को जलील करके अपने घर से निकाला। उसे तो यह तक ख्याल ना आया कि उसकी औलाद उसकी बेटी भी है। उसे यहाँ अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ और अब यह यही रहेगी, क्योंकि यह घर मेरा है। तो मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उसे रखूँगी और जिसे चाहेगा इस घर से निकाल दूँगी। मैं आंटी और अंकल की सारी बातें सुन चुकी थी और वह बातें सुनने के बाद जब भी अंकल का मुझसे आमना सामना होता तो मैं डर के मारे कांपने लगती। अंकल ने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे नफरत भरी नज़रों से देखा करते, क्योंकि आंटी का अपना बिजनेस था, इसीलिए वह अपने पति की मोहताज नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, जहाँ पर उनके खुद के बेटे जाते थे। वो मेरी छोटी से छोटी बात को बहुत अहमियत देती। स्कूल से आने के बाद मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती, क्योंकि जब कभी मैंने आंटी के बेटों के साथ खेलने की कोशिश की तो उन्होंने हमेशा मुझे दुत्कार दिया। इस नासमझी की उम्र में भी मैं इतना तो समझ गई थी कि यह सब अंकल का किया धरा है। वह तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में रहूं। एक दिन आंटी घर से बाहर गई हुई थी तो मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई। अंकल ने उन्हें इज्जत देने की बजाय जलील करके अपने घर से निकाल दिया। उस दिन मैं अपने घुटनों में सर दिए बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि ना तो मुझे माँ की ममता नसीब थी और ना ही बाप का साया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की हर शय से दूर हूँ। इन सब के बीच में मैं अपना कसूर तलाश करती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। दुनिया में मेरे पास एक इकलौता रिश्ता माँ का ही था, उसने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। अंकल ने मुझे सख्ती से मना किया कि अगर यह बात मैंने अपनी आंटी को बताई कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा और फिर कभी भी तुम्हें तुम्हारी माँ की शक्ल तक नहीं देखने दूँगा। मैं अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में चली गई। अंदर से दरवाज़ा लॉक किया। मेरे अंदर जो आंसुओं का समंदर ठाठे मार रहा था वो सारे आंसू उस दिन मैं बहा देना चाहती थी। जब आंटी घर आई तो रो रो कर मेरी आंखें सुर्ख और सूज चुकी थी। वो मुझे देखते ही परेशानी से बोली, सोनिया क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम बहुत रोई हो। क्या किसी ने कुछ कहा है? बेटा रो मत, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो मैं अभी उससे पूछूंगी। मैं बोली, नहीं आंटी, बस वैसे ही माँ की याद आ रही थी। आंटी प्यार और दुलार से मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हें स्कूल से छुट्टी होगी उस दिन तुम्हारी माँ से मिलने के लिए चलेंगे। अब रोना बंद करो और उठकर मुंह हाथ धोकर बाहर आओ। जैसे ही मैं मुंह हाथ धोकर बाहर टीवी देखने आई तो वहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी। आंटी बोली, सोनिया यहाँ मेरे पास आओ। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए आंटी के पास गई। आंटी मेहमान औरतों से मेरी जान पहचान करवाते हुए कह रही थी कि यह मेरी सहेली की बेटी है, बेचारी बहुत मासूम है। मुझे तो तरस आता है इस पे। अपने नानके में अपनी माँ के साथ रहती थी। आप तो जानती हैं कि भाभियों को कहाँ बर्दाश्त होता है कि नंदे वापस आकर बैठ जाएं, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने पास ले आई हूँ। अब यह यहीं रहेगी। मुझे भी बेटी की ख्वाहिश थी तो मेरी वह ख्वाहिश पूरी हो गई। उस दिन जैसे मुझे खुद से नफरत होने लगी कि आंटी ने मुझे तरस खाकर यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं रवैयों को समझने लगी थी, क्योंकि अब मैं वो मासूम सोनिया नहीं थी जिसे कोई भी कुछ कह जाता तो वह बस आंसू बहाने लग जाया करती। मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं लोगों की कड़वी बातों को बखूबी समझकर उन्हें बर्दाश्त करती, और अगर कभी मेरी बर्दाश्त जवाब दे देती तो मैं भूखे रहकर खुद को सजा देती। आंटी मेरी लाख तरले मिन्नतें करती, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मामू ने माँ की शादी कर दी। उसके बाद मैं माँ को देखने के लिए तरस गई थी। कई सालों बाद हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को मिलती, मगर जैसे ही उस पति से माँ को बच्चे हुए, माँ ने तो जैसे मुझे बुला ही दिया। मैं तरसती थी, तड़पती थी ममता की मोहब्बत के लिए। बेशक मैं आंटी को बहुत प्यारी थी, मगर एक फ़र्क जो अपने और बेगाने में होता है
वह भी वह फर्क ना मिटा सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे ज़्यादा अपने बेटे को अहमियत देने लगी। हर काम में उनकी राय को अहमियत दी जाती और मैं एक अनजाने इंसान की तरह कोने में लगी खड़ी यह सब मंजर देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता कि अगर आज मेरे माँ बाप भी साथ होते तो मैं यूं लवारसों की तरह ज़िंदगी ना गुजारती। एक बार आंटी और उनकी पूरी फैमिली शादी में गई, लेकिन अंकल ने आंटी को सख्ती से मना कर दिया कि सोनिया हमारे साथ नहीं जाएगी, वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमें किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी कि अगर आंटी चाहती तो अंकल को मना सकती थी, मगर वो तो शायद खुद भी यही चाहती थी मैं उनके साथ ना जाऊं, या फिर उनके बारे में मेरी गलत फहमी थी। अंकल के शब्द तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। जब आंटी मुझे कहने के लिए कमरे में आई तो मैं आंटी पर चिल्लाने लगी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाएं आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, मेरा क्या है। अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मुझे आप लोगों की इस तरह की बातें ना सहना पड़ती। आंटी चुप्पी से उल्टे पांव पलट गई। शादी से आकर अचानक आंटी की तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वह जवानी से ही शुगर की मरीज थी। उन्हें शुगर का अटैक हुआ जो कि टांगों पर असर हुआ। उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। आंटी की तबीयत खराब होने के बावजूद ना मैं उनसे मिलती ना उनके कमरे में जाती। आंटी मुझे कई बार अपने पास बुलाती, मगर मुझे तो जैसे उनसे नफरत सी हो गई थी जब से वह मुझे तन्हा छोड़कर शादी पर गए। बस मुझे इस बात का गुस्सा था जो मुझे आंटी के नज़दीक ना जाने देता। मैट्रिक के बाद से आंटी बीमार रहने लगी थी। इसी वजह से अंकल ने मुझे कॉलेज में एडमिशन ना लेने दिया कि नौकरानी के साथ मिलकर घर के कामकाज देखा करो। मैंने भी खामोशी से पढ़ाई को बाय बाय कह दिया, क्योंकि शुरू से ही मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन सुबह के टाइम मैं किचन में नौकरानी के साथ नाश्ता बना रही थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नौकरानी काम छोड़कर जाने लगी तो मैं उसे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में बड़े उम्र की औरत खड़ी थी। वो खाने का सवाल करने लगी कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। उससे गुस्से में बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं, सुबह सुबह ही मुंह उठाकर आ जाते हो, नहीं है खाना, जाओ जहाँ से। फकीरनी बोली, जी मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। मैं बोली, मेरे सामने यह ड्रामा ना किया करो। बोली, बीबी जी भगवान का दिया हुआ आपके पास इतना कुछ है, दान समझकर दे दो। मैं उसे धक्का देकर बोली, जाओ दफा हो जाओ जहाँ से। वो जाकर दूर गिरी। बीबी जी भगवान के कहर से डरो, हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं, इन्हें जैसे और तो कोई काम ही नहीं। नौकरानी मुझे गुस्से में देखकर बोली, दीदी क्या हुआ, कौन था जो आप इतना गुस्से में हैं? बोली, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखा करो। यह जितनी तुम जासूसियाँ करती हो उतना अगर काम की तरफ ध्यान दो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तुम्हारी इन हड्ड हरामियों की वजह से मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ जलील होना पड़ता है। मैं आंटी का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वह बोली, क्यों उलझ रही थी तुम नौकरानी से? मैं गुस्से में बोली, उलझू नहीं तो और क्या करूं, हर छोटी से छोटी बात मुझसे बिना वजह पूछती रहती हैं। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा आप यह सब छोड़े, उठे और नाश्ता करें, फिर आपको मेडिसिन भी देनी है। अगर कहीं मुझसे कमी पेशी हो तो आप जानती हैं अंकल मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंटी मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आंटी जो कुछ मैं देखती हूँ वही समझती हूँ। अब इतनी बच्ची भी तो नहीं रही कि रवैयों को ना समझूं। इसीलिए आप नाश्ता करें और अंकल के मेरे साथ रवैये पर पर्दा मत डालें, जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आंटी बोली, सोनिया तुम अपने अंकल की बातों को क्यों बुरा मनाती हो, वो तो है ही ऐसे। आंटी का घर मेरे बाप के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अंकल और आंटी हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में मेरे पिताजी घर आए। मुझे वहां देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात की मुझे मम्मी की सहेली जो मेरे दादा के घर के गांव में थी, वो मुझे अपने घर ले आई है। पिताजी को पता नहीं थी, जो कि मैं उस वक्त 7 साल की थी। जब माँ और पिताजी में तलाक हुआ था तो मैं पिताजी को अच्छे से जानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। पिताजी दरवाज़ा खटखटाते रहे, सोनिया दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा ना खोला तो वह वापस पलट गए। जब आंटी आई, उन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और आंटी से लिपट गई। वो चेहरे से मेरे बाल हटाते हुए बोली, सोनिया क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह घबराई हुई हो? मैं उंगली के इशारे से बोली, पिता यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे देख लिया है, अब वो यहाँ मुझे नहीं रहने देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि वह तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि पिताजी ने आंटी के घर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं एक पल भी अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। अंकल बोले, हाँ हाँ ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि वह यहाँ पर रहे। यह तो मेरी पत्नी की नेक दिली थी कि वह यहाँ तुम्हारी बेटी को लेकर आई, उसकी परवरिश की, वरना ना जाने ये दोनों माँ बेटी कहाँ धक्के खा रही होती। पिताजी मुझे मेरे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं आंटी के पास ही रहूंगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? आज मुझ पर हक जताने के लिए यहाँ आ गए। पिताजी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। आंटी ने अंकल की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। माँ की तरह आंटी भी मेरी जुदाई में तड़पती रही, मगर मेरे पिताजी ने कभी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ के कहने पर पिताजी ने जल्दी मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरा पति देश से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। शादी से कुछ महीने बाद ही मेरा पति वापस इटली चला गया। मैं उस घर में अपनी एक नौकरानी के साथ रहती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। मैं अपने पुराने सब रिश्तों को भुला चुकी थी। ना मैंने पलट कर कभी अपनी माँ की खबर ली, ना ही अंकल आंटी के घर का रुख किया, क्योंकि इन सब रिश्तों ने ही तो मुझे गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं था। मैं इन सब को बुलाकर अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा पति था। क्योंकि मेरे पति इटली में सेटल थे, इसीलिए वह हर 2 महीने बाद आ जाया करते थे। उन्होंने कई बार मुझे अपने पास बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं यही रहना चाहती थी। इस बार जब मेरे पति आए तो मैंने खाने में काफ़ी कुछ बनाया। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ्लाइट की देरी की वजह से मेरे पति लेट घर पहुंचे। मैं खुश थी क्योंकि मैं तन्हा रहकर अक चुकी थी। खाने से फ्री होकर मैंने नौकरानी को बर्तन समेटने का कहा कि बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, क्योंकि जब मेरे पति घर आ जाते थे तब मैं उसे छुट्टी दे दिया करती थी। वो सिर्फ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद नौकरानी मुझे बोली, दीदी बहुत सा खाना बच गया है, इसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैं बोली, यह खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे, उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है। तुम ऐसा करो, यह सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसा कहने पर नौकरानी मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैं बोली, अच्छा रेनू, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर कर जाना और देखो सुबह टाइम पर आ जाना। मैं देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बोली, जी दीदी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी। सुबह अभी मेरी आँख भी नहीं खुली थी, दरवाजे की बेल बजी। मैं आँखों को मलते हुए घड़ी पर टाइम देखने लगी तो सुबह के 7 बज चुके थे। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैंने चप्पल पहनकर दरवाज़ा खोला तो सामने वह खड़ी थी।
मुझे देखते ही उसने नमस्ते किया, लेकिन मैंने उसके नमस्ते का कोई जवाब ना दिया। मैं बोली, अच्छा रेनू, तुम ऐसा करो, पहले पूरे घर की सफाई कर लो, क्योंकि अभी साहब सो रहे हैं। जैसे ही वह उठेंगे तो नाश्ता तैयार कर देना। मैं उस पे एक सरसरी सी नज़र डालते हुए बोली, और यह क्या, तुम इस हुलिये में उठकर आ जाती हो? कम से कम साफ सुथरे कपड़े तो पहन लिया करो, घिन आती है मुझे तुमसे। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से सफाई शुरू करो। जी दीदी कहकर वह सफाई करने के लिए चली गई। कामकाज से फ्री होकर रेनू ने घर जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांगी, तो मैं बोली, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया। जी दीदी, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और अच्छे से पूरे किचन की सफाई भी कर दी है। मैं बोली, अच्छा, जो रात का खाना बचा था वो जाते हुए घर ले जाना। यह सुनते ही रेनू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोलकर वो खाना निकाला तो खाना खराब होने की वजह से उससे बदबू आ रही थी। रेनू बोली, दीदी यह तो खराब है। मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि लाइट चली गई थी तो फ्रिज बंद रही। खैर, अब इतना भी खराब नहीं, खाने के काबिल तो है ही, तुम इसे ले जाओ। रेनू ने वो सारा खाना बेचारगी से लिफाफे में डाला और ले गई। शाम को खाना बनाने के लिए रेनू ना आई तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ा। मुझे उस पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। अगर छुट्टी ही करनी थी तो कम से कम मुझे बता तो देती। मैंने अपने पति को बाहर खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मजबूरन मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ा। मैं गुस्से से बड़बड़ाई, एक बार आ जाए यह रेनू की बच्ची, इसकी तो क्लास लूँगी। जब दिल चाहा महारानी छुट्टी करके बैठ जाती है। आखिर तनख्वाह किस बात की देती हूँ मैं इसे, जब काम ही मैंने खुद करने हैं। अगले दिन जब रेनू आई तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। मुझे देखते ही बोली, दीदी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं गुस्से से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैन डालकर रो रही हो? वो बोली, दीदी आप तो जानती हैं मेरे घर वाला नशा करता है, मेरे पास जो भी रुपया देला होता है वह सब नशे में उड़ा देता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे, जो खाना आपने दिया वो मैंने फेंका नहीं था, बल्कि मैं घर ले गई। मैंने सोचा भूखे रहने से बेहतर है खाना खा ले। मैंने बच्चों को आपका दिया हुआ खाना दिया। आधी रात के वक्त अचानक मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। दीदी वो अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी आपको भगवान का वास्ता है, मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दे दें, आप चाहे तो मेरी तनख्वाह से काट लेना। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं गुस्से से बोली, देखो रेनू, यहाँ पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे चुकी हूँ। रेनू की आवाज़ सुनकर मेरे पति भी बाहर आ गए। वो बोले, सोनिया यह कैसा शोर है, क्या बात है? मैं बोली, देखो ना हरीश, एक तो मैंने इस औरत को इसके बच्चों के लिए खाना दिया, ऊपर से यह कह रही है कि उस खाने की वजह से उसका बेटा बीमार हो गया और वह अस्पताल में है, इसे पैसे चाहिए, जबकि मैं इसे पहले इसकी तनख्वाह से ज़्यादा दे चुकी हूँ। ऐसे लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर चढ़कर बोलते हैं। मेरे पति ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर रेनू को दिए। वो पैसे लेते ही वहाँ से चली गई। मैं अपने पति को बोलने लगी, आपने बिना वजह ही उसे पैसे दिए, ना जाने यह सच भी है कि झूठ बोल रही थी। मुझे तो वैसे भी ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ऐसे ही हजारों बातें बनाकर हम जैसे लोगों को लूट लेते हैं। मेरे पति बोले, सोनिया हो सकता है इसका बेटा हॉस्पिटल में हो, अगर इस तरह से किसी की मदद हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इधर आओ, तुम मेरे साथ बिना वजह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? मैं बोली, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस रेनू ने, दिल तो कहता है इसे नौकरी से निकाल दूं। मेरे पति बोले, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि विश्वास वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है वह तुम्हारे साथ ही तो रहती है
उस दिन मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। कुछ भी खाने के लिए मेरा जी नहीं चाह रहा था। सुबह को मैं उठ ना पाई। हरीश मुझे जगाते हुए बोले, सोनिया सब ठीक तो है ना? क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है? मैं अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, नहीं हरीश, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, दिमाग चकरा रहा है। वो बोले, अच्छा उठो, तैयार हो जाओ, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाऊंगा। उस दिन नाश्ता भी हरीश ने बनाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर हम दोनों मियाँ बीबी के लिए बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा। हरीश ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं खाना खाते हुए बोली, हरीश पता नहीं रेनू काम पर क्यों नहीं आ रही। अब तो उसका बेटा भी ठीक हो गया होगा। एक नंबर की काम चोर है। उसे बस बेटे का बहाना मिल गया, घर जाकर बैठ गई है। हरीश बोले, गुस्सा क्यों कर रही हो, खुद ही आ जाएगी। जब आना होगा, वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके कंधे पर सर रखकर बोली, हरीश आप बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगले दिन रेनू आई तो वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसे देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैं बोली, तुमने यह क्या तमाशा बना रखा है? जब तुम्हारा जी चाह आ गई और जब जी चाह छुट्टी कर ली। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। रेनू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दीदी जी मैंने आपको बताया तो था कि मेरा बेटा बीमार है। वो काफ़ी दिन अस्पताल रहा मगर उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। वो इस दुनिया से चला गया। लोग आ जा रहे थे, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई। रेनू सिसकियों के साथ रोने लगी। सब्र का बंधन टूट चुका था। वो बोली, दीदी जी मेरा बेटा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। काश मैंने उसे आपका दिया हुआ खाना ना खिलाया होता। वो खाना ही मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। कुछ दिन तो वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। जिस दिन साहब ने मुझे पैसे दिए थे उसी रात मेरा बेटा इस दुनिया से चल बसा। मुझे अपने कहे गए शब्दों पर शर्मिंदगी हुई तो मैं बोली, रेनू तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था, और बच्चे भी तो हैं, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था। तो रेनू बोली, नहीं दीदी जी, घर में मेरी सास है ना, वही बच्चों की देखभाल करती हैं। अगर मैं घर में बैठ गई तो मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। रेनू के बेटे की मौत का सुनकर भी मेरा दिल नरम ना पड़ा। मेरा उसके साथ वही उखड़ा सा रवैया था। वो भी मेरे इस रवैये की आदी हो चुकी थी। मेरे पति 1 महीने बाद वापस चले गए और मैं फिर से तन्हा हो गई। रेनू रात को मेरे घर ही मेरे पास रहा करती थी। मेरे पति खासकर उसे बोलकर गए थे कि सोनिया को कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं उसको अपने घर रखूं, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैं अकेली भी तो नहीं रह सकती थी और ना ही मेरे ससुराल में कोई था। यूं ही गुजरते हुए वक्त का पता ही ना चला। आधी रात को मैं दर्द से तड़प रही। तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं रेनू को आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने साइड पर पड़ा शीशे का जग नीचे गिराया। गिरने की आवाज़ से रेनू भागती हुई मेरे कमरे में आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रात को इस पहर क्या करें, क्योंकि आधी रात को अस्पताल जाना कोई आसान बात नहीं थी। वो मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, दीदी जी हिम्मत से काम लो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं अकेली तो आपको अस्पताल लेकर नहीं जा सकती। इस वक्त तो साहब को आपके पास होना चाहिए था। मैं बोली, रेनू भगवान के लिए कुछ करो वरना मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। रेनू भागती हुई जाकर साथ वाले घरों का दरवाज़ा पीटने लगी। उन्हें सारी सिचुएशन बताई तो मुझे अस्पताल ले गए। सुबह के वक्त मैंने एक बेटे को जन्म दिया। नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाए मेरे पास आकर बोली, मुबारक हो, आपने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन नर्स के कहने पर मैं घबरा गई। दिल में होल उठने लगे। मैं बोली, लेकिन क्या मेरा बेटा ठीक तो है ना? नर्स उदास होकर बोली, मुझे यह बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा पैदाइशी अपाहिज है।
मुझे तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं बेयकीनी से बोली, नर्स ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाती रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता लग जाता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। नर्स बोली, इसमें गलतफहमी वाली तो कोई बात ही नहीं। हमने आपके बेटे का अच्छे से चेकअप किया है। पूरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि मैं आपको यह बात बता दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेटे होने की खुशी मनाऊं या उसके अपाहिज होने का दुख। मैंने अपने पति को फ़ोन पर बेटे के जन्म के बारे में बताया तो वह सुनकर बहुत खुश हुए और इसी हफ्ते वापस आ गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा पैदाइशी अपाहिज है तो उनकी खुशी गम में बदल गई। उन्होंने शहर और शहर से बाहर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे अपने बेटे का इलाज ना करवाया हो, मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद मेरा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं फिर से तन्हा हो गई। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर वक्त उदास रहती, किसी से भी बात करने को मेरा जी नहीं चाहता था। खुद को हर वक्त कमरे में बंद रखती। किसी भी पल मेरे बेटे की सूरत मेरी आंखों से ओझल नहीं होती थी। मैं हर वक्त उसे याद करके रोती रहती। मेरे पति कहते, सोनिया अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस कैसे जाऊंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैं बोली, आप फिक्र ना करें, जख्म है, वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ जाएगा। मेरे पति बोले, सोनिया मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ। मैं बोली, जैसे आपको बेहतर लगे, मेरे लिए इससे बेहतर क्या होगा कि आप हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएं। मेरे पति हमेशा के लिए वापस आ गए। उन्होंने यहाँ पर ही अपना बिजनेस शुरू किया। देखते ही देखते उनके बिजनेस ने काफ़ी तरक्की कर ली। भगवान ने फिर मुझे औलाद जैसी खुशी दी और मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। हरीश मेरा बहुत ख्याल रखते, हर वक्त रेनू को हिदायत देते रहते। रेनू भी मेरी खूब सेवा करती। वो साये की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती। एक दिन सुबह ही हरीश मुझे यह कहकर घर से निकले कि मैं रात देर से आऊँगा तो तुम रेनू को अपने पास ही रखना। रात का खाना बनाने के बाद रेनू बोली, दीदी जी मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो मैं बच्चों को खाना खिला आऊँ। बस कुछ ही देर की बात है, मैं अभी आ जाऊँगी। मैं बोली, अच्छा जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना। रेनू हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मुझे प्यास लगने लगी। मेरा गला खुश्क हो चुका था। मैंने पास पड़े जग में पानी देखा तो उसमें भी पानी ख़त्म था। मैं सोचने लगी अब तो किचन में ही जाना पड़ेगा। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर था। ना जाने कब से मेरे घर में यह हो रहा था और मैं उससे अनजान थी। मैं चिल्लाकर बोली, रेनू ये तुम क्या कर रही हो? रेनू के हाथ वहीं पर रुक गए। उसे मेरे आने की खबर तक ना हुई थी, इसीलिए वह अपने काम में लगी रही। मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे देखकर वो बौखला गई। वो बोली, दीदी जी मुझे माफ़ कर दें, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे छुपकर थोड़ा सा खाना ले जाऊं, जिससे उनके पेट की आग बुझ सके। मैं बोली, रेनू वो तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ना जाने तुम कब से छुप छुप आकर यहाँ से ऐसे ही खाना ले जाती रही हो। रेनू बोली, दीदी जी कसम से आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बहुत मजबूर होकर मैंने यह कदम उठाया है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैंने आपसे खाने का सवाल किया तो आप मुझे कभी भी खाना ले जाने नहीं देंगी। मैं बोली, अच्छा तो क्या तुम इस घर की मालकिन हो कि जिस चीज़ को तुम्हारा दिल करेगा तुम उठाकर चलती बनोगी? आने दो तुम्हारे साहब को, उनसे बात करके तुम्हें आज ही इस नौकरी से बेदखल करती हूँ। रेनू मेरे पाँव पड़ गई, दीदी जी ऐसा मत करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर यह नौकरी भी मुझसे छीन गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो भूख से मर जाएंगे। वो खाना बर्तन में अंडेलते हुए बोली, यह रहा आपका खाना। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी आपसे पूछे बगैर मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी।
मैं बोली, उठो, यह खाना लो और निकलो यहाँ से। मैं और बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह को आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो देकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मेरी तरफ से फिर जहाँ मर्जी नौकरी करना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी काम वाली पीठ पीछे मेरे घर से ही चीज़ें चुराएं। अब जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। रेनू मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें करती रही कि मुझे इस नौकरी से ना निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करें। मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने पति को उसकी हरकत के बारे में बताया तो वह बोले, सोनिया तुम इस बात को बुला क्यों नहीं देती, उसने भी बहुत मजबूर होकर यह कदम उठाया होगा। मैं बोली, हरीश मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इसे इस घर में नहीं रखूंगी। आज वह आएगी तो आप उसका हिसाब किताब देखकर उसे यहाँ से चलते करना। और खबरदार, अगर आपने जरा भी उससे हमदर्दी की। मैंने रेनू को इस घर से निकालने के बाद एक नई काम वाली रखी जो रेनू के मुकाबले में काफ़ी सुस्त थी। हर काम मुझे कहकर करवाना पड़ता। मेरे कहने के बावजूद भी वो हर काम में अपनी मर्जी चलाती और कोई काम ढंग से ना करती। गुजरते वक्त के साथ मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, नर्स मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स खामोश रही। मैं चिल्लाई, मैंने पूछा है मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो नर्स बोली, आपका बच्चा पैदाइशी अपाहिज था, जन्म के तुरंत बाद वो मर गया। मैं रोने लगी, नर्स प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नर्स बोली, लेकिन आपका बच्चा तो आपके पति दफनाने के लिए लेकर गए हैं। कुछ देर के बाद मेरे पति आए तो मुझसे बोले, तुम्हारे यहाँ अपाहिज बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं? क्या मैं कभी भी तंदुरुस्त औलाद की खुशी नहीं देख पाऊँगा? मैं बोली, हरीश जी मेरे बस की बात नहीं। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं? मैंने अपनी औलाद खोई है और एक माँ से बड़ा दुख और किसी को नहीं हो सकता। उस दिन के बाद से मेरे पति मुझसे सीधे मुंह बात ना करते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हों। वो आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करती तो इस बात का ताना देते कि किसके लिए जल्दी घर आऊं। क्या मुझे इस घर में पुकारने के लिए बच्चे हैं जो मुझे कभी कहेंगे कि पापा जल्दी घर आया करो? मैं बोली, हरीश अभी तो हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और फिर परमात्मा की रहमत से मायूस नहीं होते। हो सकता है आने वाला वक्त हमारे लिए औलाद की खुशियाँ लेकर आए। मैं तीसरी बार माँ बनने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ मुझे बहुत से वसवसे और अंदेशे गहरे हुए थे। मुझे डर था कि इस बार भी मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा कि पहले हो चुका है। मैं रो रो कर अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे सेहत वाला बच्चा दे। जितना हो सके गिड़गिड़ाती, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। तीसरी बार फिर से मैंने एक वैसी ही बच्ची को जन्म दिया जो दिमागी तौर पर भी पागल थी। जब मेरे पति को पता चला तो उसने उसी वक्त मुझे अपने घर से निकाल बाहर फेंका। वो पहले से ही किसी और लड़की के चक्कर में था। उसने उस लड़की से शादी कर ली और मुझे अपनी ज़िंदगी से और उस घर से निकाल दिया। मैंने अपने पति को बहुत वास्ते दिए कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मगर मैं नौकरानी बनकर रहूंगी, मुझे इस घर से बेदखल ना करें। मगर उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। उसे ना ही मुझ पर तरस आया और ना ही अपनी अपाहिज बेटी पर। उसने तो यह तक ना सोचा कि मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि मैं पिछले तमाम रिश्तों को ख़त्म कर चुकी थी। अब मैं अगर वहाँ जाती भी तो किस मुंह से जाती? मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सड़क पर इर्द गिर्द लोगों में बेपरवाह चलती ही जा रही थी, जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। मुझे मोहल्ले की अक्सर औरतों ने कहा कि तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने मैंने तो कभी किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ बुरा नहीं किया। चलते चलते जब मैं थक जाती तो बेटी को सीने से लगाए वहीं बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे। चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सोचने लगी
ये अब कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई शत भी नसीब नहीं थी। मैंने भगवान को पुकारते हुए चमत्कार की मांग की और बेटी को सीने से लगाते सो गई। जब सुबह आंख खुली तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर छांव किए जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि रेनू थी। जैसे ही सूरज की मध्यम किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से सीधी होकर बैठ गई। रेनू बोली, दीदी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उसको जवाब दिए बगैर बोली, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? वो बोली, नहीं दीदी जी, मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है। मैं यहाँ साथ वाले ही बंगले में काम करती हूँ, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे? मैं दुख भरे लहजे में बोली, रेनू शायद मुझे तुम्हारी ही हाँ लगी है। जो मैं आज इस हाल में हूँ, मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि अपाहिज बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है। मैं रेनू के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, रेनू मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और शायद यह उसी की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। रेनू बोली, नहीं दीदी जी, भगवान गवाह है, कभी भी मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी, तो फिर मेरी आग कैसे लगेगी? चलो आओ, आपने कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं बोली, रेनू मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगी? रेनू मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब तक आपका जी चाहेगा आप वहाँ रह सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरा घर आपके घर जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी आपको खिला सकती हूँ। मैं रेनू के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पाँव वहीं पर जम गए। यह तो वही औरत थी जो आंटी के घर सुबह सुबह खाना मांगने आई थी। मुझे देखते ही वह पहचान गई। मैं शर्मिंदगी के मारे उसके आगे नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैं बोली, माँ जी मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे किसी बुजुर्ग की बद्दुआ लगी है। पहले तो मुझे याद नहीं था कि मैंने किसी बुजुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आपको देखते ही मैं समझ गई कि शायद मुझे आपकी बद्दुआ लगी है। रेनू की सास थी, बोली, बेटा मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन फिर भी अंदर से तो हाँ निकलती हैं, वो भी तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती, ये बच्चे भूखे थे, इनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई। मैं बोली, माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके माफ़ कर देने से भगवान भी मुझे माफ़ कर दे। वह बोली, बेटी मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। वह मुझे एक बुजुर्ग बाबा के पास लेकर गई। उस बुजुर्ग ने कुछ पड़ा मेरी बेटी पर दम किया और फिर आने के लिए कहा। देखते ही देखते मेरी बेटी तंदुरुस्त होने लगी। अब वो हर बात को समझने लगी थी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैं अपनी बेटी के तंदुरुस्त होने पर बहुत खुश थी। एक दिन रेनू की सास से बोली, माँ जी अब मुझे चलना चाहिए। तो वह बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मैं बोली, माँ जी कहीं भी चली जाऊंगी, मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। पता नहीं आप लोग अपना गुजारा किस तरह कर रहे हैं। रेनू बोली, दीदी जी आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस नन्ही परी को लेकर कहाँ भटकेंगी? आप यहीं हमारे साथ रहें, जहाँ मैं इन सब का पेट पाल रही हूँ, वहीं आपकी किस्मत का भी आपको मिल जाएगा। उन लोगों ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। मैंने अपने गले बाजुओं में पहने हुए गहने बेचकर घर में ही एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसमें रेनू ने मेरा भरपूर साथ दिया। अब हमारा कारोबार सेट हो चुका था। आसपास की औरतें भी हमारे घर आकर काम किया करती थी। रेनू के बच्चे और मेरी बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। पहली ज़िंदगी से मुझे यह ज़िंदगी बेहतर लगती थी, क्योंकि तब मुझे पैसे का गुरूर था, अहंकार था, जिसकी सज़ा भगवान ने मुझे औलाद की शक्ल में दिखाई। गरीबी का मजाक उड़ाती थी, मगर आज उन गरीबों ने ही मुझे शत दी।
जबकि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे कारोबार में कई औरतें काम करती हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ वैसा सलूक तो नहीं किया जैसा मैं रेनू के साथ करती थी, क्योंकि अब मुझे मेरे भगवान ने अपनी कुदरत दिखा दी थी कि इंसानों पर जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।